अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुश आमदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं नजमुल साकिब। क्लियरमैन प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट एंड पावर्ड बाय सनसिल्क कैंटन और पाकिस्तान। तो जनाब, पेशावर ज़ल्मी की मायती शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में पहली कामयाबी हासिल करके अपना खाता खोल लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए। ज़ल्मी के ओपनर्स ने इनिंग्स का मायूस कुन आगाज फराहम किया, लेकिन टॉम कैडमोर और मोहम्मद हारिस का बल्ला खूब चला और कैडमोर ने 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से निस्फ सेंचुरी दागी। जबकि मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने 21 गेंदों पर 47 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। उनके बाद आने वाले बैटर्स हुसैन तलत ने 37, माइकल ओवन ने 34, जबकि अब्दुल समद ने 14 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 40 रन की तेज तरीन इनिंग्स खेली। सुल्तान्स के बॉलर्स की बात करें तो डेविड वेले, माइकल ब्रेसवेल और उबैद शाह ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। और जवाब में सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने और शाय होप्स 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि बैटर उस्मान खान ने मुजाहमत दिखाते हुए 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 44 रन जोड़े। लेकिन उनके बाद आने वाला कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर न टिक सका और यूं सुल्तान्स 15.5 ओवर्स में 107 रन पर ढेर हो गई। ज़ल्मी के बॉलर्स में अली रजा ने 4, आरिफ याकूब ने 3, जबकि मिचेल ओवन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और शायकीन क्रिकेट के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि कराची किंग्स के स्टार बॉलर हसन अली ने PSL में 116 विकेटें हासिल करके वहाब रियाज का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहाब रियाज 87 इनिंग्स में 113 विकेटों के साथ पहले नंबर पर थे और कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी 108 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इवेंट का 10वां मैच आज कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के माबैन खेला जाएगा। इसी पर तबसरा और तज्जिया करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आपका? शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप दोनों खैरियत से हैं। स्टार्टिंग विद यासिर भाई, क्योंकि खुश नजर आ रहे हैं। कल इनकी टीम जीत गई है, प्रेडिक्शन सही साबित हो गई है। तो कल आपको मैच देखकर मज़ा आया। फाइनली पेशावर ज़ल्मी ने रन्स जोड़े और मैच जीता। जी, फाइनली बिल्कुल उनकी एक इंटेंट नज़र आई है, एक टीम वर्क नज़र आया, जो सबसे अच्छी बात है कि यूनिटी के साथ खेलें और लग रहा था कि यार एक मकसद के साथ खेलें, जीत के लिए खेलें। आज हमने देखा उनके जो टॉप स्टार 2 बैट्समैन थे वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो उनका जो इंटेंट थी, जो उनकी सोच थी, जो मकसद था, जब आप टीम वर्क के साथ खेलते हो, जब आप यूनिटी के साथ खेलते हो तो आपको ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो मुझे तो हारिस की जो इंटेंट देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वहीं से फ्री विल से खेले और बॉक डाउन नहीं हुए। अगर वो नंबर 3 पे आके वो अगर बॉक डाउन हो जाते हैं कि यार 2 प्लेयर आउट हो गए, मैं सिंगल डबल्स लेना शुरू कर दूं, तो शायद वो इंस्पायर ना कर पाते कैडमोर को। कैडमोर ने उनसे इंस्पिरेशन ली। ये होती है पार्टनरशिप, ये होती है टीम वर्क। तो कैडमोर का भी बल्ला खुल गया, वो अपने फ्री विल से खेले, दोनों फ्री विल से खेले। तो एक नज़र आ रहा था कि एवरीवन हैज़ चिप्ड इन और सब ने अपना अपना जो है हिस्सा डाला। लेकिन आगाज़ मोहम्मद हारिस से हुआ। और इन दी एंड मैं समझता हूँ कि जब 227 को आप चेस करने जाते हो तो हमेशा 1 डायमेंशन से ही जाएंगे। बिल्कुल, हम सारे प्लेयर्स की 1 बाय 1 भी बात करेंगे। हसन भाई, 2 जो स्टार बल्लेबाज हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीदें थी वो नहीं चले, उसके बावजूद भी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। बाबर नहीं चल सके, इसके अलावा साइम अयूब नहीं चल सके, लेकिन जिस तरह मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है और लोअर मिडिल ऑर्डर, खासतौर पर अब्दुल समद की मैं बात करूंगी, उनको शामिल किया गया और उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। किस तरह से देख रहे हैं आप? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अब्दुल समद की, और ये डिफरेंट क्रिएट करता है टीम में। 14 बॉलर पे जब 40 रन की आउटस्टैंडिंग खेली, फिर हारिस ने भी इनके साथ पार्टनरशिप लगाई और फिर कॉलिन कैडमोर जो है उन्होंने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली, क्योंकि टॉप ऑर्डर मुसलसल फेल हो रहा था पेशावर ज़ल्मी का। और हमेशा 227 रन जब आप करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन बैटर्स की होती है और वो बैटिंग में नजर आई उनकी स्ट्रेंथ। सुल्तान नो डाउट बड़ी अच्छी टीम थी, मगर फिर भी जिस तरह से एक अच्छी इनिंग्स खेली उसमें रन और बॉल का बड़ा डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट क्रिएट किया। और अब्दुल समद ऑलरेडी बड़े अच्छे स्ट्राइकर हैं और लास्ट शाहीन की तरफ से पाकिस्तान शाहीन में उन्होंने जो है कतर में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। इससे पहले भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं डोमेस्टिक लेवल पर भी। और जो मॉडर्न क्रिकेट हम कहते हैं वो उनके पास सारे शॉट्स हैं खेलने के लिए। तो ये एक स्टेबिलिटी होती है एक प्लेयर की कि PSL जैसी जगह पे खेलने में आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको मौका मिल रहा है।
तो इंटेंट शो किया और परफॉर्मेंस अली रजा की रही है, जिन्होंने अपने बेस्ट फिगर करे और जो विकेट्स लिए, इफ्तिखार जैसे बैटर आउट किया, कामन गुलाम जैसे मेन टेस्ट बैट्समैन ने उनको आउट किया, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल नजर आया। पीएसएल का जाम ये है कि इमर्जिंग प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स उभर के सामने आए और पाकिस्तान में वैसे भी फास्ट बॉल की बड़ी कमी है और फास्ट बॉलिंग में जो एक परफेक्ट जो टैलेंट नजर आया वो अली रजा का टैलेंट नजर आया, आउटस्टैंडिंग, और उनको मजीद ग्रो किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हो सकते हैं। ठीक है उस्मान, आपको कल किस प्लेयर ने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? आई थिंक पूरी टीम इनिंग्स थी। मैं ये कहूँगा कि टीम वर्क का नतीजा है, जिसकी वजह से ही पेशावर ज़ल्मी पहली फतह हासिल करने में कामयाब हुई है। और जहाँ तक बात है प्लेयर्स की, तो उसमें एमर्जिंग क्रिकेटर अली रजा का मैं ज़रूर यहाँ पर तस्करा करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक एमर्जिंग फास्ट बॉलर है। अंडर 19 खेल के आए हैं, शाहीन की तरफ से भी नुमाइंदगी कर चुके हैं और एक अच्छा साइन है इस तरह के बॉलर्स का आगे आना और परफॉर्म करना, और बड़ी बड़ी विकेटें उन्होंने ली हैं। और जहां तक बात है बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी की, तो कप्तान बाबर आजम ने एक दफा फिर मायूस किया है। साइम अयूब अच्छा आगाज नहीं फराम कर सके, लाइन मिस करके ब्रेसवेल की बॉल की और जिसकी वजह से क्लीन बोल्ड हुए। और उसके बाद हमने देखा कि टॉम कॉलर कैडमोर और मोहम्मद हारिस ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली अंडर प्रेशर, और वो भी स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। सबसे अच्छी बात ये थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आपकी ओपनिंग ऑर्डर जल्दी आउट हो जाते हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं लगती, तो जो टीम्स होती हैं वो अक्सर दबाव का शिकार हो जाती हैं और स्ट्राइक रेट और इंटेंट खत्म हो जाता है और बस कोशिश होती है कि सिंगल डबल्स के साथ गेम खिलाई जाए। लेकिन ज़ल्मी की इस टीम के अंदर ये एक अच्छी चीज हमें नजर आई है कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखते हैं, चाहे मैच हार भी जाएं, लेकिन स्ट्राइक रेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। बाकी अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो इफ्तिखार अहमद मुझे लग रहा है कि इनको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल के अंदर लोअर मिडल के अंदर वो मुल्तान सुल्तान की मेन प्लेयर हैं, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऊपर अगर आप देखें रिजवान भी जल्दी आउट हुए, फिर शाय होप भी जल्दी आउट हो गए, उस्मान खान के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं सका, जिसकी वजह से दबाव बन गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं मुल्तान सुल्तान के ऊपर ही आने लगा था। यासिर भाई, कल हम लोगों ने देखा कि मुल्तान सुल्तान की टीम ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, और वो ये मेंशन कर रहे थे हसन भाई कि टीम इनकी भी अच्छी है। सो ज़रा इनकी टीम को ओवरऑल हम जायज़ा लेते हैं। वाकई में इनकी टीम अच्छी है, क्योंकि इसमें एक दो प्लेयर्स के अलावा तो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा, और ख़ास तौर पर उस्मान खान की, जो पिछले 3 दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं, पहली दफ़ा कोई बैट्समैन 200 के स्ट्राइक रेट पर जाके टच किया है। हाँ देखिए, मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो पहला मैच इन्होंने जब खेला था तो 243 रन किए थे पहले बैटिंग करके। तो वहाँ से दे समहाउ दे लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ कि पहले बैटिंग करके हम लोग मैच हारेंगे। वो मैच जब ये हारे तो इनके कॉन्फिडेंस बिलीफ को बड़ा डेंट हुआ है, डेंट लगा है। क्योंकि दूसरा मैच जब इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था तो वहाँ पे इन्होंने बैटिंग विकेट पे टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी और ख़ुद को अंडर प्रेशर कर दिया। एग्जैक्टली, जो ऑल दो पहले टीम बैटिंग करके जीत चुकी थी। एब्सोल्युटली, और जो पहले बैटिंग करके जीत चुकी थी। तो वहाँ से मेरे ख्याल से एक तो मुल्तान सुल्तान जो है ना, समवेयर दे लॉस्ट देयर बिलीफ और दे लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस ऑन द टीम एंड डिसीजंस। क्योंकि आप T20 में जब बैटिंग पिच हो और 200 रन कर लें तो बहुत ही रेयर कहीं होता है, कहीं मौजा ही हो जाए तो वो अगली टीम जीतती है। वरना हमने सारे मैचेस में देखा है, सारी टीमें जो चेस के लिए जा रही थी वो वन डायमेंशनल गई हैं और कोलैप्स हुई हैं। रात को भी हमने देखा है 8 ओवरों में उनका 84 स्कोर था। जब अली रज़ा की इन्होंने बात की तो आई मस्ट से कि अली रज़ा और आरिफ याकूब दोनों ने जो है बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, और इनके यंगस्टर्स हैं ये पेशावर ज़ल्मी के, वहीं से वो मैच में है। तो आप देखें उसके बाद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि वो 13-14 रन की जो एवरेज है उसको किसी और तरीके से वो उसको अचीव कर सकते हैं, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान का ये जो बिलीव इन्होंने जो लॉस कर दिया है टूर्नामेंट में, अब तीनों मैच भी हार गए, दे आर इन हॉट वाटर्स। अच्छा, जिस तरह आपने बात की, लेकिन टीम्स जब मैदान में उतरती हैं यासिर भाई, तो दोनों लिहाज से तैयारी करके जाती हैं कि पहले बैटिंग भी आ सकती है, पहले बॉलिंग भी आ सकती है, और दोनों लिहाज से अपने आप को तैयार करके ही जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कभी टॉस हार गए या गलत डिसीजन ले लिया, आपने दूसरी तरफ की भी तो तैयारी की होती है। आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर टॉस की वजह से सारा मैच आपसे निकल गया। लेकिन देखिए, कोई भी टीम हो वो आइडियली एक सिनेरियो अपने माइंड में रखती है, ठीक है, कि हमने इस तरह खेलना है, हमने इस तरह खेल के जीतना है। जिस तरह मेरे ख्याल से इट वाज परफेक्ट सिनेरियो फॉर पेशावर ज़ल्मी यस्टरडे कि आई डोंट नो टॉस किसने जीता, लेकिन बैटिंग जो है पहली पेशावर ज़ल्मी ने की
और टॉस पेशावर ने जीता था, टॉस पेशावर ने जीत के उनका जो सिनेरियो था exactly. वो उस सिनेरियो में खेले हैं अपने। और हालांकि उनका प्लान ए ये था कि बाबर और साइम ऊपर से रन करेंगे, बट द थिंग इज़ कि कल जो पेशावर ज़ल्मी की जो टीम की सोच थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, और वो एक अलार्मिंग, पूरी टीम जितनी भी टीम्स खेल रही है PSL में सबके लिए एक अलार्मिंग है। अभी तक जो सबसे बड़ा मार्जिन है वो इनका ही 120 रन से कल जीती है पेशावर ज़ल्मी। और बड़ा इन्होंने जो अपना जो डेब्यू किया ना जीत का, बड़ा हाई नोट पे रन रेट में फिर डिफरेंस क्रिएट करेगा। यस, बड़ा हाई नोट के लिए फायदा होगा। अच्छा हसन भाई, हम लोग जिक्र कर रहे थे साइम अयूब का भी, लेकिन मोहम्मद हारिस ने कमाल की जो है ना वो आगाज दिया और उन्हीं की वजह से कॉन्फिडेंस वापस आया पेशावर ज़ल्मी में। क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस बॉय का? देखिए फ्यूचर तो कंसिस्टेंट सेकंड विकेट कीपर के तौर पे यूटिलाइज हो रहे हैं पाकिस्तान टीम में T20 में। आप देखें तो रिजवान के पास जो भी ऑप्शन बनता है पाकिस्तान की रिपोर्ट सिलेक्शन कमेटी में, तो उनको एज ए कैरी करते हैं। शाहीन में पहले उनको कैप्टन बनाया था कटर में, वहाँ पर उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया, फिर डिफेंसिव में खेल रहे हैं वो लेवल पे, वहाँ परफॉर्म किया। और यही चीज़ होती है कि आप जिस तरह से खेल रहे होते हैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए। मगर जब इंटरनेशनल लेवल पर वो खेले हैं, उनको एज ए ओपनर भी खिलाया, एशिया कप में भी हमने देखा था, बीच में उनको काफी मौके दिए, एज ओपनर भी खिलाया, वहाँ पर वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाया। और शॉर्ट सिलेक्शन थोड़ी सी जो है उनकी वो नहीं रही जिस तरह से आपके इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो परफॉर्म कर रहे हैं वो, और यहाँ पर एक आदमी खेलते हैं, मगर पाकिस्तान टीम में जाने चांस मिले तो कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेली है, कोई ऐसी जिस तरह से वो खेलनी चाहिए। और हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि जब टॉप लेवल पे आप खेलते हैं, एशिया कप हो गया, बड़े इवेंट में खेलते हैं, तो वहाँ पर आपको 2-3 इनिंगें मिलती हैं। तो हसन भाई ऐसा क्यों है, लाइक इसकी वजह क्या है? इसकी वजह के इंटेंट होती है आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, आप मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहे हैं। अगर हम मोहम्मद अगर आसिफ अली की बात करें तो एक ही शॉट वो मिडल पे खेलने जा रहे होते हैं। हारिस का भी अगर आप देखें तो एक ही शॉट को फ्लो में खेलते हुए ऑन साइड पे खेलते हैं। तो डायमेंशन क्रिकेट है। अगर मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो आप एक्स्ट्रा कवर भी खेले हैं, इनसाइड आउट भी खेले हैं, लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हैं जितने भी आजकल मॉडर्न प्लेयर्स हैं। और जहाँ पर भी आप एक शॉट खेलते हैं तो वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। मिस्टेक्स एक ही दफा जो है वो एक ही जगह शॉट पे बार बार करते रहते हैं। तो ये उनका जो है की फैक्टर होता है। हमेशा शॉट सिलेक्शन जो है क्रिकेट में होनी चाहिए, तो वो अगर मिस्टेक ठीक करेंगे तो ये टॉप ऑर्डर में और एज ए कीपर रन कर सकते हैं अच्छे आगे पीछे। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी के कैडमोर की मैं बात करना चाहूंगी। उन्होंने जिस तरह की कल इनिंग्स खेली है, लेकिन उससे पहले जिक्र करने से पहले पेशावर ज़ल्मी के ओवरऑल जो प्लेयर्स सबने जो छक्के लगाए पहले वो देखते हैं। Clear, Mansham presents over the boundary. Activity up. So that's crashed for 6. The ball, big meaty blow for 6. A 6. Big 6 is it? तो जनाब उस्मान, मैं आपकी जानिब आऊंगी। कैडमोर की इनिंग्स जिस तरह से उन्होंने कल खेला है, 30 पर 52 बनाए हैं, मेरे ख्याल से हाईएस्ट रन्स कल के उन्हीं के थे इस इनिंग्स में। बिल्कुल जी, बेहतरीन और शानदार इनिंग्स खेली है, धुआंधार इनिंग्स बल्कि मैं कहूँगा खेली है कि फैंस को लाजवाब किया है अपनी बैटिंग से। और उस वक्त ये बैटिंग की इनको जरूरत थी पेशावर ज़ल्मी की टीम को। 5 स्कोर पे 2 आउट हो गए थे पेशावर ज़ल्मी के, और उसके बाद आकर अंडर प्रेशर होते हुए खेलना और 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना, 173 गालबन स्ट्राइक रेट से ये खेले हैं और 5 छक्के इन्होंने लगाए हैं, 2 चौके भी लगाए थे। तो इस तरह की इनिंग्स बहुत कम देखने को मिलती है और पिछले 2 मैचेस के अंदर नाकाम हुए थे और इनके ऊपर ड्यू था कि वो रन्स करें पेशावर ज़ल्मी के लिए, और उन्होंने करके दिखाया है। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने इनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट किया था और इनको पिछले सीजन की तरह इस सीजन के अंदर भी पिक किया था। और उनकी ये कोशिश थी कि टॉम कॉलर कैडमोर किसी और टीम में ना जाए, और मुझे याद है कि ड्राफ्ट के अंदर किसी दूसरी टीम ने इनको पिक कर लिया था, तो फिर वो राइट ऑफ वोट के ऊपर इन्होंने दोबारा से टॉम कॉलर कैडमोर को पिक किया था। तो इतना ट्रस्ट पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट अपने इस प्लेयर पर करती है और उनको फैसिलिटेट भी भरपूर करती है, और उन्होंने करके दिखाया। और आगे आने वाले मैचेस के अंदर भी ये PSL और मजीद इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम बॉटम ऑफ द टेबल थी और अब आहिस्ता आहिस्ता 5वें नंबर पर आ गई है। मुल्तान सुल्तान नीचे चली गई है, तो अब जरा मैचअप और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। डेफिनेटली। अच्छा यासिर भाई, बिल्कुल हमें याद पड़ता है, आपने जिक्र किया था अब्दुल समद के हवाले से कि उसको टीम में वापस लाना चाहिए। पेशावर ज़ल्मी जब 2 मैचेस हार चुका था, वापस स्क्वाड में उनको शामिल किया और पाकिस्तान की तरफ से वो ऑलरेडी खेल के आ रहे थे।
ये कितना अच्छा डिसीजन है। और फिर जो हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि इमर्जिंग प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑल्दो हमारे जो सेट प्लेयर्स हैं अगर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, लाइक मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, XYZ कोई भी आप इंक्लूड कर लें, तो ये जो बच्चे अली रज़ा के ऊपर इन्वेस्ट किया, अली रज़ा ने 4 विकेटें ली, अब्दुल समद आ गए, मोहम्मद 285 के स्ट्राइक रेट से कल वो खेले, तो ये कितना ज़रूरी है? देखिए बड़ा ज़रूरी है। जो प्लेयर्स ऑब्वियसली जो एक पाकिस्तान टीम का हिस्सा होगा प्लेयर, उसने टूर किया, वहाँ पे भी थोड़े बहुत रन्स किए थे, ग्लिम्स शो किए थे, शॉट्स खेली थी अच्छी, एक आध 40 रन भी किए थे। मेरे ख्याल से प्लान ए में ना होना समझ से बाहर था इसका। जब पेशावर ज़ल्मी ने अपने पहले मैच की टीम अनाउंस की तो आई वाज थिंकिंग कि ये होंगे, लेकिन बट देर आए दुरुस्त है उनके लिए। अब जगह पक्की हो गई अगले अब जगह, और वो थोड़े लकी भी रहे कल वैसे बाय द वे। उनका पहला जो शॉट कैच बिल्कुल सीधा कैच और ब्रेसवेल से ड्रॉप हुआ। तो देखिए लग भी आपको जब आपकी नीयत हो, कई प्लेयर्स को बार-बार चांस भी मिलते हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। जब आपकी नीयत होती है परफॉर्म करने की तो फिर लक आपको ज़रूर फेवर करता है। क्रिकेट में ये अक्सर मैंने देखा है। तो उनकी इंटेंट थी, एज ए टीम उनकी इंटेंट नज़र आई है, सब ने चिप इन किया। अली रज़ा की आपने बात की, उसने बहुत ज़बरदस्त उनको गेम में वापस लेके आए। उस्मान और वहाँ पे जो 2 विकेट्स उन्होंने ली, एक उनके वो ओवरसीज़ को पहली बॉल पे जो बोल्ड मारा, बॉल अंदर लेके आए, उसको समझ ही नहीं आई, बल्ला ही बहुत लेट आया। तो काफ़ी अच्छे साइंस लग रहे हैं। आगे टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा होगा जब पेशावर ज़ल्मी जब अच्छा कर रही होती है, क्योंकि फ़ैन बेस भी पेशावर जो ज़ल्मी का वो थोड़ा डाई हार्ड फैंस हैं पेशावर, डाई हार्ड फैंस हैं और काफ़ी डिप्रेस थे उनकी परफॉर्मेंस से। बट अभी भी स्टिल मैं समझता हूँ कि काफ़ी रूम है, क्योंकि अभी बाबर आजम और साइम अयूब उनका भी टाइम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन हमें खुशी इस बात की भी होनी चाहिए कि और भी प्लेयर्स पैदा हो रहे हैं, आ रहे हैं, और उनको ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा हसन भाई, जिस तरीके से मैंने इनसे 2-3 प्लेयर्स के बारे में पूछा, आपको कोई कंपैरिजन, कोई स्पेशलिटी नज़र आती है अली रज़ा की? और फिर उसके साथ साथ एक और बॉलर मुल्तान सुल्तान्स के अंदर से हम लोग देखते हैं कि ऑल्दो डेविड विले और ब्रेसवेल ने 2-2 विकेटें हासिल की, लेकिन उसके अलावा उबैद शाह ने भी की। तो उबैद शाह का कंपैरिजन अगर आप नसीम शाह से करें, दोनों भाई हैं, तो कुछ कॉमन कुछ निकलता है इनके दरमियान से? नहीं, ब्रदर्स तो हैं ऐसे, तो स्टीव और मार्क और ब्रदर्स भी थे और दोनों कमाल के प्लेयर्स थे। जब दोनों ब्रदर्स ऐसे होते हैं क्रिकेट में खेलते हैं तो उनको परफॉर्मेंसेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी देनी पड़ती हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस देनी पड़ती हैं। तो नसीम शाह ने काफी इम्प्रूव किया है। उबैद शाह को भी थोड़ा टाइम लगेगा, डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्म करेंगे, जब जाके जो है 8 टीम्स में अभी टूर्स हो रहे हैं बीच में, तो वहां पर जाके परफॉर्म करेंगे और लंबे स्पेल्स करेंगे एज ए फास्ट बॉलर, तो जब जाके आपको सीम स्विंग का पता लगता है कि मैंने अपनी गेम को कहाँ डिलीवर करना है। और जिस तरह से अली रज़ा हैं वो प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं और आउटस्टैंडिंग जो एनर्जी नजर आई है उनकी, आउटस्टैंडिंग नजर आई है। जैसे बैटर्स पुल करने जा रहे थे और वो कैच आउट हुए टी विकेट पे, तो ये इंटेंट शो किया उन्होंने कि कोई भी प्लेयर उनके पास जो है, कोई भी प्लेयर नया पुराना आ रहा हो, मगर उनको बॉल जो है उन्होंने पेस से की 145 की इससे बॉल करी कल। और यही दहशत होती है, फास्ट होती है, एग्रेशन होता है कि एक यंग प्लेयर में सियालकोट रीजन से उन्होंने लास्ट अभी सीजन में डोमेस्टिक में टॉप भी किया है और फिर उसके बाद अंडर 19 लेवल पे हैं। 17 साल इनकी एज है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर मजीद इनको ग्रोम करे और मजीद चांस दे इनको, तो शेब अख्तर और मोहम्मद जाहिद, बड़े बड़े फास्ट बॉलर, वकार जैसे लेजेंडरी बॉलर हैं, वो ऐसे लंबे लंबे स्पेल करके बने और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, उस पर थोड़ा सा अगर वर्क किया जाए तो भी अच्छी प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर बन सकते हैं। अच्छा उस्मान, हम कहते हैं जनरली कि फॉर्म आने जानी चीज़ है, क्लास जो है वो परमानेंट होती है, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक सो फार रिजवान का भी वो जो एक स्पार्क होता है वो थोड़ा फेडेड है, वो उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहे। बाबर की हमने अगेन एंड अगेन बात की। आपको क्या लगता है किसी भी प्लेयर का इतने लंबे टाइम के लिए फॉर्म में ना होना, बाबर की खासतौर पर मैं बात कर रही हूँ, कब जाकर वो एक वरिंग साइन बन जाता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है? आई थिंक अभी भी उनके लिए ये वरी साइन ही है, मैं समझता हूँ, क्योंकि पीएसएल के 3 मैचेस हो गए हैं और उसके अंदर रन्स नहीं हुए। और उससे पहले भी अगर आप न्यूजीलैंड का टूर देखें तो उसके अंदर भी कोई 1 या 2 50s उन्होंने जरूर बनाई है, उससे कॉन्फिडेंस उनको मिला था। लेकिन फिर पीएसएल के अंदर जब आए तो यहाँ पर कंडीशन टोटली उससे ऑपोजिट थी। तो कंडीशंस मैटर तो जरूर करती है, लेकिन ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं वो उनके लिए सिर्फ 1 या 2 गेम्स की बात होती है कि वो वहां पर क्लिक कर दें तो फिर उनका कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। लेकिन अभी तक फिलहाल मैं समझता हूँ कि बाबर आजम इस वक्त शदीद दबाव के अंदर हैं और जब आप बैटिंग करते भी उनको देखें तो वो कंफ्यूज लग रहे होते हैं, अंडर प्रेशर लग रहे होते हैं। जो शॉट्स वो बड़ी आसानी से मार देते थे, अभी आजकल वो फंस रहे हैं। तो काफी काम करने की उनको जरूरत है और मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह से पहले पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हम ऑर्डर के ऊपर भी बात कर रहे थे, उनकी पोजीशन के ऊपर भी बात कर रहे थे, अगर
3-4 मैचेस आगे मजीद, अभी तो 10 मैचेस हैं, 3 अभी खेल चुके हैं, 7 मैचेस इनके टीम के बाकी हैं। अगर 1-2 मैचेस के अंदर फर्दर ओपनिंग पर नहीं चलते तो फिर उन्हें नीचे ऑर्डर के ऊपर आके 1 डाउन या 2 डाउन के ऊपर आकर खेलना पड़ेगा, तभी कुछ फॉर्म के अंदर ये वापस आ सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप बात कर ले मोहम्मद रिजवान की, तो वो उनसे कदरे बेहतर मुझे नजर आए हैं इस पीएसएल के अंदर। पहले मैच उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी बिल्कुल, और लेकिन बदकिस्मती से अगले जो 2 मैचेस हुए उसमें टीम को नहीं जिता सके और टीम भी जल्दी आउट हो गई। और पीएसएल के अंदर एक अभी तक जो 9 मैचेस हुए उसमें एक ट्रेंड भी नजर आ रहा है हमें कि जो पहले बैटिंग कर रही है टीम वो जीतती दिखाई दे रही है और वो बड़े रन्स भी कर रही है, और जो चेजिंग टीम है वो अंडर प्रेशर आ जाती है। शायद कंडीशंस का कुछ फर्क पड़ जाता है उन लोगों को, या कुछ एक मेंटली एक वो होती है ना कि मेंटली तौर के ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम इतना बड़ा हदफ हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और जल्दबाजी करते हैं, रैश शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं फिर। ओके जी, अच्छा हमारे पास डिस्कशन के लिए इस प्रोग्राम में नो डाउट ये बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अभी तो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे ही, मैं आगाज़ करूँगा आरिफ यकूब के हवाले से। बहुत अच्छी इकॉनमी के साथ 5 इकॉनमी के साथ 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ियों को जो है ना वो उनका शिकार हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिक्र हो रहा था, तो आज की खबर भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच के लिए जो ऐड दे दिया और अब पाकिस्तान के पास तो गैरी क्रिस्टन और गिलस्पी जैसे भी प्लेयर्स रहे हैं एज ए हेड कोच, लेकिन आकिब जावेद को बार बार जो है उनकी नाकामी की वजह से अब उनको साइडलाइन करने का कहा जा रहा है, और साथ ही उनकी अपनी भी अब तो मेरा ख्याल है कुछ और किसी और चीज़ पे नज़र है और हेड कोच की जिम्मेदारियों से वो दस्तबरदार होना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को उस्मान यासिर भाई से इस साल का जवाब ले लें, फिर आपकी तरफ वो उनसे ले लें आपको। चलें हाँ कंटिन्यू उस्मान। बिल्कुल मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको न्यूजीलैंड टूर के लिए ऐसे इंटरिम कोच रखा था, परमानेंट कोच आकिब जावेद कभी भी नहीं थे। इससे पहले भी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसके अंदर भी आर्जी तौर पर हेड कोच की जिम्मेदारियां वो निभा रहे थे। वैसे वो फिल वक्त सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं और सिलेक्शन कमेटी को हेड भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमें जराए बता रहे हैं वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के लिए उनको ऑफर भी हुई है और वो इंटरेस्टेड भी हैं कि वो ये काम करें, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के साथ जब वो थे तो तब भी वो प्लेयर्स डेवलपमेंट के ऊपर काफी काम कर चुके थे, और यही वजह है कि लाहौर कलंदर का जो प्लेयर डेवलपमेंट है उसकी सक्सेस के पीछे आकिब जावेद का बहुत बड़ा हाथ है। और उन्हीं के थ्रू हमने देखा है कि कई प्लेयर्स निकल कर सामने भी आए थे, जिनमें शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, इसके अलावा जमान खान, जहांदाद खान, ये वो प्लेयर्स हैं जो उनके अंडर ही काम कर रहे थे। उनका जो कोचिंग स्टाफ था वो इन लोगों को पॉलिश भी करता रहा। बाकी जहां तक बात है कि कौन सा फॉरेन कोच आएगा, उसके लिए कहा यह जा रहा है और जराए हमें ये बता रहे हैं कि लोकल कोचेस के ऊपर अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस्तिजाहट का शिकार भी है, और अभी कोशिश होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और खास तौर पर चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो भी ये चाहते हैं कि कोई फॉरेन कोच पाकिस्तान टीम की कोचिंग के फराइज सर अंजाम दे, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सामने वो अच्छी नहीं रही है, जिसमें गैरी क्रिस्टन भी छोड़कर चले गए, फिर आप जेसन गिलेस्पी भी छोड़कर चले गए, और वो नाराज थे बाकायदा तौर पर। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे दोनों क्रिकेटर्स जो हैं इनसे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग जिक्र कर रहे हैं कल के मैच और आज के इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान मैच, लेकिन उससे के दरमियान में ये हेड कोच का मामला आ गया। आज की खबर थी तो इसलिए हम लोग इस पर भी बात कर रहे हैं। यासिर भाई, हेड कोच ऑलरेडी जो है, चलें उस पर अगर आप नहीं भी जिक्र करना चाहते कि गलतियाँ क्या क्या हैं, तो अब नेक्स्ट कौन होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, हेड कोच मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग हैं जो हेड कोचिंग कर सकते हैं पाकिस्तान टीम। कौन उम्मीदवार हो सकता है और पाकिस्तान की तरफ कौन हो सकता है ये तो मैं नाम नहीं ले सकता, बट आई थिंक कि कोच का जो काम है ना पाकिस्तान टीम के साथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ सही हो, रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स आप तभी लेके आ सकते हो जब आप टीम में यूनिटी लेके आते हैं, ठीक है। लड़के जो है वो जेलिन होते हैं,
ये सारी चीज़ें जो हैं, ये साइकोलॉजिकल लॉक्स जो होते हैं, ये कोच ये खोलता है। हाँ ठीक है। जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो कोचिंग, बेसिक जो कोचिंग है ना, वो ग्रॉस रूट लेवल पे होती है। अच्छा। जहाँ पे आपकी जो टेक्निक बेसिक्स जो हैं वो ठीक होती हैं। जब आपकी बेसिक्स ठीक हो जाती हैं, उसके बाद आप एडॉप्टेशन पे आते हो, एडॉप्ट करते हो, शॉर्ट्स एडॉप्ट करते हो, शॉर्टें सीखते हो। शॉर्टें आप टाइम के साथ साथ सीखते हैं। ठीक है। कोई एक आध प्लेयर ऐसा होता है कि जो अर्ली एज में काफ़ी मैच्योरिटी होती है उसमें, बट मेरे ख्याल से क्रिकेटर जो है ना टाइम के साथ साथ सीखता है, स्पेशली बैट्समैन। बैट्समैन को मैच्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मेंटली थोड़े से हम लोग वीक हैं, मेंटली हमारी नेशन वीक है थोड़ी। गोरों के जो है वो थोड़े से मेंटली स्ट्रांग होते हैं। मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं हम भी, अगर हमारी एजुकेशन अच्छी हो, हमें सही चीज़ बताई जाए। सही चीज़ बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आप किन हाथों में हैं, जो हाथ हैं वो हाथ कौन से हैं जो आपकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पाकिस्तान टीम की कोचिंग है वो तो मेरे ख्याल से आइस ऑन द केक है। हाँ बस है, आइस ऑन अ केक है। वहाँ पे जाके आपने ट्यूनिंग करनी है। वहाँ पे कोचिंग नहीं है। वहाँ पे ये नहीं है कि यार तुमने ये शॉट सीखनी है, तुमने ये शॉट सीखनी है, जाओ वापस एकेडमी में, डोमेस्टिक में। अच्छा यासिर भाई, इधर एक और सवाल आपकी पर्सनली अगर आपसे पूछें तो पाकिस्तानी कोच होना चाहिए, आपको लगता है फॉरेन कोच ही पाकिस्तानी टीम को सूट करता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सूट करता है। हमारे अपने लोग हैं, उनको आप अगर आपने फॉरेन कोच रखना भी है, एक आध रखें, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है ना, ये भी कम्युनिकेशन गैप आता है। फॉरेन कोच हो उनके, मैं मानता हूँ जो गोरों का वर्क एथिक है वो हमसे बेहतर है। ठीक है, और वो दूसरा उनकी प्लानिंग्स हमसे बेहतर है। अच्छा, ये मुझे एक चीज बताइए, बट ये जो अगर हमने अपने कोचेस को भी साथ ग्रूम नहीं किया तो उसका फायदा क्या? फिर हम आगे उधर ही खड़े हो जाते हैं जी। 10 साल पहले, 15 साल पहले बॉब वुलमर आया था। अच्छा मुझे ये बताइए, और आज हमारा जेसन गिलिस्पी आ रहा है और बाकी जो है वो अपनी टीम सारी लेके आ रहा है। ठीक है जी जी ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैं हसन भाई से जो है ना ये कंटिन्यू कर लेता हूँ उनसे सवाल। अच्छा हसन भाई, इधर एक और सवाल ये बनता है, एक तो कोचिंग के ऊपर आप भी बात कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास सर्टिफाइड कोच हैं या ऑलरेडी हमारे स्टार सेलिब्रिटीज जो हैं उसकी वजह से हम उनको कोच बना रहे हैं, या हमारे पास भी वो सर्टिफिकेशन वाले कोचेज अवेलेबल हैं? देखिए, सर्टिफिकेशन जो है ना आपकी वो इम्पोर्टेंट जो होती है, एज पर रूल जो है एज ए कोच अपॉइंटमेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, लेवल 3 लेवल 4 मस्ट करना पड़ता है आपको। और उसके लिए आपकी जो है वो जो एबिलिटी है वो कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे वॉटमोर आ गए या बहुत सारे पास में आए हुए थे। बॉब वुलमर की अगर मैं बात करूँ तो वो एक वाइड कोच थे जिन्होंने पाकिस्तान टीम को संभाला दिया आईसीसी। फिर बगैर कोचिंग पे देखें, आपके कोचिंग कोच कोई नहीं जीते। मुस्तफा हसन खान टेस्ट चैंपियनशिप जीता चुके हैं, रैंकिंग में आईसीसी की रैंकिंग में टेस्ट टीम में जो है मेजबान की क्यादत में आप नंबर 1 रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में अबू धाबी जब दुबई में सीरीज हुई थी। तो ये तो एक बदलिया नाम ही होता है कोच का। उनको लिटरली प्रैक्टिकली चीजें कैसे करनी पड़ती हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कोई कुर्सी से हटके डायरेक्टर बन जाता है, कभी डायरेक्टर से हटके फिर वो पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कोच बन जाता है। आज जितने भी कोचेस बने हुए देखें आप पाकिस्तान में, टीम वहीं की वहीं है, प्लेयर्स वहीं के वहीं है, वो फ्रेंचाइज के लोग हैं सारे, वो कोचेस वो फ्रेंचाइज में कोचेस बने हुए हैं। इससे पहले एशिया कप हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, T20 हुई है, जितने भी आप हमारे प्लेयर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो म्यूजिकल चेयर है जैसे बताते हैं बीच में वो घूमती जा रही है और चलती जा रही है। कोचिंग एक आर्ट होता है और कोचिंग जो है वो जब सक्सेसफुल होती है, जब आपकी टीम जीत रही हो, आपके जो प्लेयर्स हैं कुछ सीख रहे हो और कुछ समझ रहे हो और फिर उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा हो। आप रैंकिंग में देखिए पाकिस्तान टीम में कहाँ पर चले गए हैं, T20 में देखें आप, 50 ओवर्स में देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में देखें आप, बांग्लादेश से रिसेंटली हार गए थे। तो प्लेयरों की जो है वो इंटेंट शो होनी चाहिए और वो क्या सीख रहे हैं डे बाय डे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कोचिंग का काम सिर्फ डिलीवर करना होता है, उनको एक मैप बना के देना है, उनको प्रैक्टिकली जो प्लेयर्स अपनी गलतियां कर रहे हैं उनको खुद दूर करनी पड़ेगी। लेकिन देखना ये ना कि प्लेयर्स को समझ भी आ रही है वो चीजें या नहीं, वो तो अपना काम करें। बिल्कुल सही है उस्मान। कोचिंग का पाकिस्तान का अगर हम कंपैरिजन करें दीगर मुल्कों के साथ, पाकिस्तान में क्या क्राइटेरिया है या क्या होना चाहिए, और दूसरे मुल्कों की मैं अगर बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वहां पर क्या क्राइटेरिया होता है इसका? आई थिंक पाकिस्तान के अंदर तो अभी जो एड रिसेंट आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें तो 10 साल का तजुर्बा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मांगा है कोचिंग का। लेकिन होता यह है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग का फैक्टर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा काउंट होता है और उसके अंदर देखा यह जाता है कि कौन सा जो कोच है वो किसकी पसंद का ज्यादा है और किसको ज्यादा वोट मिले हैं। और दूसरा इसमें चेयरमैन पीसीबी का भी असर रसूख होता है, क्योंकि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट उन्होंने ही करनी होती है, लेकिन वो मशवरा जरूर करते हैं अपनी सिलेक्शन कमेटी से, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं उनको भी बताया जाता है कि हम ये
कोच की बाकायदा तौर पर खिदमात हासिल करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी कंट्रीज के अंदर देखें तो वहां पर भी सिस्टम तकरीबन ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आप कह लें कि क्लैरिटी ज्यादा अच्छे तरीके से होती है और उसमें किसी किस्म का शक व शुबात नहीं होते कि कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग का फैक्टर होगा। एक तो ये है कि वहां पर आजादाना तौर के ऊपर सिलेक्शन होती है किसी भी प्लेयर की या किसी भी कोच की, और उसको एक लंबा टेन्योर भी दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई कोच आया है तो उसको आपने 3 महीने या 5 महीने या 6 महीने या साल बाद फारिग कर दिया। उसको अगर आपने 3 साल का टर्म दिया है या 4 साल का टर्म दिया है तो वो 4 साल तक उसी पोस्ट के ऊपर रहता है। उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो छोड़कर चला जाए। ऐसा बहुत कम एग्जांपल्स हमें मिलती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि किसी कोच को अभी उसके टेन्योर से पहले ही फारिग कर दिया हो। एशियन ममालिक के अंदर ऐसा बदकिस्मती से बहुत ज्यादा होता है। इवन के इंडिया के अंदर भी अब ये प्रैक्टिस बहुत कम रह गई है। पहले जब इंडिया की टीम स्ट्रगल किया करती थी तब उनके भी इसी तरह की कहानी हुआ करती थी, लेकिन अब हो ये रहा है कि खास तौर पर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 सालों के अंदर सबसे ज्यादा कोचेज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेंज हुए हैं। इसके अलावा उस्मान, आपकी नजर में मिनिमम कितना टाइम दिया जाना चाहिए कोच को? आई थिंक 2 साल मेरा ख्याल है कि इनफ होते हैं किसी भी कोच को रखने के लिए, और क्योंकि उस दौरान के अंदर आपने टेस्ट चैंपियनशिप का भी डिसाइड हो जाता है कि आपकी टीम किधर फॉल कर रही है। उसके अलावा वनडे का भी एक टूर्नामेंट आपको मिल जाता है। T20 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो भी 2 साल बाद होता है। तो डिपेंड करता है, 2 साल आई थिंक के बड़ा अच्छा फेवरेबल टाइम है किसी भी कोच को जज करने के लिए। ठीक है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। हमारे साथ ओके जी, वेलकम बैक। आज भी एक इम्पॉर्टेंट मैच होना है, इस्लामाबाद वर्सेस कराची किंग्स का। यासिर भाई, आपकी नज़र में इन दोनों में से, वैसे तो इस्लामाबाद वैसे ही टॉप पर है, अनबीटेबल है, लेकिन कराची ऐसी टीम है जो इस्लामाबाद को पकड़ सकती है। पहली दफा कराची खेल रही है, वरना अभी तक इस्लामाबाद की पिछले ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, देखिए अभी कराची का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है बड़ा हाई है। लास्ट मैच जीते क्वेटा से, उनका मोराल हाई है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑब्वियसली अच्छा करती आ रही है, उनको 3 मैचेस जीते। तो आज थोड़ा सा वेन्यू कहाँ पे? कराची में। हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद का हल्का फुल्का टेस्ट होगा कहीं ना कहीं जाके। बिल्कुल सही। उनकी टीम की भी जो स्ट्रेंथ है ना, उसका पता चलेगा चाहे वो स्पिनर्स हों या बैट्समैन हों। और अगर आज भी अच्छा कर जाती है तो फिर दे आर अनस्टॉपेबल। अच्छा हसन भाई, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आज के मैच से? बिल्कुल, देखें वही जिस तरह से कंसिस्टेंसी दिखा के रखी है इस्लामाबाद ने, नो डाउट नंबर टॉप पे हैं, 3 मैचेस जीते हैं कंसिस्टेंट। शदाब खान जिस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, मगर नेवर नो T20 फॉर्मेट है, इसमें कोई भी टीम जो है वो एक दूसरे को जो है वो हरा सकती है। मगर ये विंस आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे, लास्ट वीक मैच जीते हैं, उसमें देखें आप विंस और पोजीशन जो पार्टनरशिप लगी है वहां से पट्टा लिफ्ट किया था उन्होंने कराची में। और अगेन आप देखेंगे कि किस तरह से वो अगेंस्ट खेलेंगे इस टीम के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में अपसेट हो सकते हैं, नेवर नो। अगर अच्छा खेलेंगे, कंडीशंस देखेंगे कि किस तरह से है और पार्टनरशिप का गेन करेंगे तो मेरे ख्याल में एक लंबा टारगेट ले सकते हैं और इस्लामाबाद को टफ टाइम दे सकती है टीम कराची की। अच्छा उस्मान, अगर ऑन पेपर हम देखें तो आपको, अगर प्लेयर्स को हम कंपेयर करें दोनों टीमों का आपस में, तो आपको कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है? मेरे ख्याल से तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ज्यादा बैलेंस टीम है। और अगर आप नफसियाती तौर पर भी बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को काफी एडवांटेज है कराची किंग्स के ऊपर, क्योंकि पिछले 3 सालों से कराची किंग्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैचेस नहीं जीत सकी। 5 लगातार मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ हारी है। और उसके अलावा अगर आप ओवरऑल इनका हेड टू हेड देखें तो 16 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीत चुकी है और 5 मैचेस सिर्फ कराची किंग्स जीती है। तो आज अगर हम बात करें तो कुछ टेम्पो कराची किंग्स का बनता दिखाई दे रहा है। क्वेटा ग्लैडिएटर से जीते हैं और उससे पहले एक हाई स्कोरिंग मैच मुल्तान सुल्तान के खिलाफ भी जीता था कराची में। तो कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं कराची किंग्स के पास, जिस तरह से जेम्स विंस हो गए, इसके अलावा डेविड वार्नर हो गए, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, हसन अली खास तौर पर बॉलिंग के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं और PSL के टॉप विकेट टेकर भी बन चुके हैं। तो कराची किंग्स हल्की साइड नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी 60-40 होगा आज के मैच के अंदर। 60-40 होगा। लेकिन यासिर भाई, आपको आज टॉस का कितना रोल होगा? कराची में मैच हो रहा है और आप कह रहे हैं कि कराची को थोड़ा एज तो होगा, लेकिन टॉस का क्या रोल होगा? टॉस का डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमने लास्ट मैच में भी देखा। अब देखना होगा कि कौन सी विकेट यूज़ करते हैं
ये वही विकेट होगी जो जिसपे चौथा मैच होगा या ये न्यू पिच होगी। अगर न्यू पिच हुई तो फिर भी टॉस का रोल होगा मेरे ख्याल से। टॉस जीतने वाली टीम को क्या? टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग ही है। नहीं, बैटिंग तो करनी चाहिए, लेकिन अगर नया पिच हुआ तो फिर चेस करना आसान होगा। अच्छा, तो यस, क्योंकि नया पिच होता है तो आहिस्ता आहिस्ता फर्म होगा। बट आई वांट टू सी कि ऑब्वियसली देखें, इस्लामाबाद की टीम हमें पता है कि आई लाइक देयर कंसिस्टेंसी, एवरीवन लाइक देयर वर्क एथिक, उनकी टीम यूनिटी बहुत अच्छी है, 3 के 3 मैच जीते हैं। बट मैं आज कराची किंग को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा। उसकी वजह बताएं ना कि इतना आपको कॉन्फिडेंस कराची की टीम वजह पर है। ये है, मैं देखना चाहता हूँ मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ वो जीतती है कि नहीं। बेसिकली वो अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलें हसन भाई, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इक्वल टीम है, मगर नो डाउट कि इस्लामाबाद नंबर टॉप पे अभी चल रही है और अपसेट हो सकते हैं। हमने पहले भी बताया कि मैच से बड़े अपसेट हुए हैं और टीम पे क्रिएट आउट हुई है। मुल्तान सुल्तान की देखिए, इस्लामाबाद टॉप पे, फिर भी यासिर भाई ने पिक किया कराची को। आप टॉप की टीम ही पिक करेंगे? कल आपकी प्रेडिक्शन वैसे गलत हुई है, आपने मुल्तान सुल्तान मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई है, मगर मुल्तान सुल्तान जिस तरह से खेला है वो तो ऐसा लगता है पाकिस्तान टीम जिस तरह से खेलती है। आइंदा करोगे सपोर्ट? आइंदा सपोर्ट करोगे, ये बताओ। आई थिंक देखें कि कराची में अगर नो डाउट जितने बड़े नाम हैं विंस आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं और डेविड वार्नर जैसे जब उनके बैट से रन निकलते हैं तो नो डाउट वो सेंचुरी बनाने में महारत रखते हैं। उनके पास क्रिकेटिंग के सारे शॉट हैं T20 के, तो नेवर नो ऑफ टाइम दिस सकते हैं। नो बट गाइस, उस्मान आपने भी इस्लामाबाद के लिए कहा है ना 60%? हाँ बिल्कुल, मैंने जी इस्लामाबाद। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? कि इस्लामाबाद जीतेगी यार। नहीं, मेरा भी यही ख्याल है भाई। मैं इस्लामाबाद, मैं पक्की सपोर्टर हूं इस्लामाबाद की। मैं भी इस्लामाबाद के साथ हूँ। और जाते जाते आप ये मत भूलें कि देखें, हैदर अली ने भी अच्छा परफॉर्म किया, आप क्यों चाह रहे हैं कि वो अपना ओपिनियन चेंज कर लें? यासिर भाई, आपको टेस्ट करें कि आप हैदर अली बहुत अच्छा खेले। हैदर अली इज एक्सीलेंट प्लेयर, बट डोंट फॉरगेट कि वहाँ पे डेविड वार्नर अभी नहीं चले। हम उम्मीद वो तोप चल गई ना तो सारा कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप जिक्र डेविड वार्नर की, डेविड वार्नर के हाँ चले थे, लेकिन इतना उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। हाँ, बट ऑब्वियसली यार ही हैज डन इट। उनकी एक रेपुटेशन है, मतलब वो इज अ ग्रेट प्लेयर। नहीं, हैविंग सेड दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अ ग्रेट साइड, बट मैं कराची के सपोर्ट। आई होप कि यासिर भाई थोड़ी देर बाद अपना माइंड चेंज ना करें ऑफ एयर होने के बाद। चलें जी, प्रोग्राम को हमने क्लोज भी करना है। कराची किंग्स ऑल द वे टुनाइट। नो डाउट उनके पास भी बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। टिम साइफर्ट भी हैं, जेम्स विंस भी हैं और बहुत अच्छी टीम फॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं। एक अच्छा मैच देखने को मिले। आज का मैच वाकई में इस्लामाबाद वालों के लिए और कराची के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट इस तरीके से है क्योंकि इस्लामाबाद को वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी जीतना है बॉयज। ठीक है, मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।